हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। प्यारे बच्चों, आज है बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 9 और इसके बाद एक लेक्चर हो जाएगा और 10 लेक्चर्स में इसको कर देंगे हम बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश्ड। तो आज हम करेंगे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स और प्रोटीन्स के इंपॉर्टेंस, और साथ ही साथ हम करेंगे एंजाइम्स एंड वाइटामिन्स। तो एक लेक्चर में आज 3 पार्ट करेंगे इसके, एंड लास्ट लेक्चर विल बी न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। This is part part 3 and it is proteins और this is lecture number 9। तो प्रोटीन क्या है भाई? प्रोटीन की डेफिनेशन या ये बताओ प्रोटीन मिलता कहाँ है हमें? तो बेटा प्रोटीन नेचुरली भी मिलता है और इसे सिंथेटिकली हम बना भी सकते हैं। नेचुरली कहाँ मिलता है और सिंथेटिकली कैसे बना सकते हैं हम इसे? तो नेचुरली तो यहाँ मिलता है हमें। देख लो भाई कहाँ मिलता है प्रोटीन। फिश में है, फिश खा सकते हो आप जो नॉन वेजिटेरियन हो। मीट मांस खा सकते हो आप। एक सेकंड जस्ट होल्ड। और फिर मीट में है भाई, ये सब प्रोटीन के सोर्सेज हैं। एग भाई हम तो खाते नहीं है, जो खाते होंगे उनके लिए है ये सोर्सेज, हमारे लिए तो ये है राजमा है, छोले हैं, पल्सेस हैं, आलमंड्स हैं, चीज़ है, पनीर, ठीक है। तो ओट्स हैं, ये है हमारे पास सोर्सेज। आप इनको कंज्यूम करो, डेली डाइट में ऐड करो। ये अच्छा मिल्क है, केजीन प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर। केजीन मिल्क का जो प्रोटीन होता है उसका नाम है केजीन। तो ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स खाओ, पल्सेस खाओ। पल्सेस में पल्सेस बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का। तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट हम प्रोटीन्स। तो आपसे कोई पूछे प्रोटीन क्या है भाई, तो आप उसको बताओगे प्रोटीन है पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। सो प्रोटीन इज द नेचुरल पॉलीमर ऑफ, किसका नेचुरल पॉलीमर है? अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स का नेचुरली मिलता है भाई प्रोटीन। अब पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर का मतलब होता है जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स बहुत सारे कंबाइंड होकर किसी बॉन्ड से एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, ह्यूज मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उस ह्यूज मॉलिक्यूल को बोलते हैं पॉलीमर। जैसे कि मैं बोलूं कि ये है मेरे पास अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स हैं नंबर्स में बहुत ज्यादा, एन है, एन मतलब 100 to 1000। अभी कंबाइंड हो जाएंगे, इस रिएक्शन को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और जब ये कंबाइंड हो जाएंगे, जब प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है प्रोटीन। तो प्रोटीन कैसे बना? प्रोटीन बना अमाइनो एसिड से। तो अब इसकी करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन।
when many amino acid molecules, a large number of amino acid molecules join together by peptide linkage, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। प्रोटीन्स बनेंगे भाई, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेज से ज्वाइन हो जाएंगे तो प्रोटीन्स बनेंगे। तो प्रोटीन के अंदर होता है पेप्टाइड लिंकेज। अब पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है? लेट अस सपोज मेरे पास ये है एक अमाइनो एसिड, ये है मेरे पास अमाइनो एसिड NH2CHRCOOH प्लस, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, इसका नाम भी ले लेते हैं हम, ये दूसरा अमाइनो एसिड है NHCH3COOH। अब यहां से OH और अमाइनो से H, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, अमाइनो से H, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, OH और H, यहां से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा, यहां बचेगा NH2CHHCO, इसका CO बचा, यहां क्या बचा? NH, फिर CH, CH3, COOH। अब ये जो बॉन्ड बना यहां पर, ये वाला C और NH के बिटवीन, द बॉन्ड बिटवीन CO एंड NH, द बॉन्ड बिटवीन CO ऑफ one amino acid and NH of other amino acid, CO of one amino acid and NH of other amino acid is called पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब इसमें दो अमाइनो एसिड कंबाइंड हुए, तो इस प्रोडक्ट का नाम है डाइपेप्टाइड। तो ये प्रोडक्ट है डाइपेप्टाइड, ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम है डाइपेप्टाइड। अब जब बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइंड हो जाएंगे तो बनेगा पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन है अमाइनो एसिड ओ पॉलीपेप्टाइड। तो अब देखो भाई, प्रोटीन इज पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन को आप पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हो। पॉली का मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड बॉन्ड है तो पॉलीपेप्टाइड है। अब देखो जैसे ये है मेरे पास CH NH2 R1 COOH प्लस NH2 CH R2 COOH प्लस NH CH R3 COOH प्लस NH CH R4 COOH। ऐसे चलते रहेंगे अमाइनो एसिड NH
CH, R5, COOH, ऐसे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे। OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, H, OH, सब कंबाइंड हो जाएंगे और ये बन जाएगा। यहां से H निकल जाएगा तो यहां बचेगा तुम्हारा NH। NH के बाद क्या है? CH, R1, CO, NH। तो इसके बिटवीन ये बन गया पेप्टाइड लिंकेज CH, R2, CO, NH, CH, R3, CO, NH। ये फिर एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया यहां पर CH, R4, CO, NH, CH, R5। ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। CO चलता रहेगा। अब ये जो बना इसी का नाम है प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताओ प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। और प्रोटीन एक पॉलीमर है, ये भी पेप्टाइड लिंकेज है, ये भी पेप्टाइड लिंकेज, CONH के बिटवीन पेप्टाइड लिंकेज है। तो बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज बन जाएंगे। अब ये है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? अब सिंपली आप बोल सकते हो एक लाइन में आराम से, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स join together by peptide linkage। इसीलिए प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड, thus प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। चलो भाई इसे नोट कर लो यहां तक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसे नोट कर लो, ये रह गया था। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेस पर प्रोटीन होती है 4 टाइप्स की। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इट इज क्लासिफाइड एज
प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो चार तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चारों अलग अलग चीज को रेफर करती हैं। अब नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम, प्राइमरी स्ट्रक्चर। नंबर 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है भाई? प्रोटीन की। तो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंटरेक्शंस होने की वजह से उसकी जो शेप है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट, बदल जाती है। कोई स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है, कोई फोल्ड हो जाती है, कोई बैंड हो जाती है, इसमें बहुत सारी अलग अलग ज्वाइंट हो जाती है, मतलब वहाँ इंटरेक्शन आ जाता है अलग अलग। इसी वजह से वहाँ पर 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर होते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। अब लीनियर स्ट्रक्चर कैसे बनती है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन refers to the sequence of amino acid molecules in which amino acid molecules held together by peptide bond only, peptide linkage only या peptide bond only। तो अगर केवल पेप्टाइड बॉन्ड हो अमाइनो एसिड के ज्वाइंट होने के बाद, या प्रोटीन की जिस स्ट्रक्चर है सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड हो, जैसे मान लो अभी मैंने बनाई एक प्रोटीन और उस प्रोटीन के अंदर ये बिल्कुल अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ केवल पेप्टाइड बॉन्ड से बॉन्डेड है और कोई इंटरेक्शन नहीं है इनके बिटवीन। तो ये है अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल, जैसे इसे बोल दें ग्लाइसिन, वेलाइन, ठीक है, और तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड, एलेनाइन, फिनाइल एलेनाइन, ल्यूसाइन, ग्लाई, वेल, एला, ऐसे ही ये पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये है हमारी प्रोटीन की चेन। तो ये प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें ये जो अमाइनो एसिड के बिटवीन जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें बस पेप्टाइड बॉन्ड है और कोई दूसरा इंटरेक्शन नहीं है कैसा भी। तो क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो प्रोटीन की वो वाली स्ट्रक्चर है जिसमें अमाइनो एसिड्स के बिटवीन लिंकेज केवल पेप्टाइड लिंकेज हो और कोई सा इंटरेक्शन ना हो। जैसे कि वहां पर और भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड्स के बिटवीन, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ये पोलर बन जाएगा। NH ग्रुप प्रेजेंट है, ये पोलर बन जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। सल्फर प्रेजेंट होने से डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी हो जाती है। आयनिक होते हैं अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल, वो आयनिक इंटरेक्शन भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इंटरेक्शन होते हैं। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाइड कर दिया हमने सारे प्रोटीन्स को कि जिनमें केवल
पेप्टाइड लिंकेज होगा वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी प्रोटीन की। जैसे मान लो 10 तरीके के प्रोटीन मिले हमें, तो उसमें से जिनकी उनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी जिसमें केवल पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होगा और कोई सा लिंकेज ना हो दूसरा। तो ये है हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नोट कर लो बेटा इसे। चलो भाई, वेरी गुड, हो गया होगा। बहुत इजी है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से बना लेना इन्हें। नंबर 2, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन refers to the shape of polypeptide chain। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन को की शेप को रेफर करेगी। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर amino acid molecules held together by peptide linkage as well as हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो केवल पेप्टाइड लिंकेज था। प्राइमरी में कौन सा लिंकेज था? ओनली पेप्टाइड लिंकेज, सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज था और कोई सा लिंकेज नहीं था। ठीक है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड लिंकेज के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ गई। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाए तो वो बन जाएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो शेप है ये दो होती है। एक तो होती है बीटा प्लेटेड शेप और दूसरी होती है अल्फा हेलिक्स शेप। अल्फा हेलिक्स शेप, हेलिक्स का मतलब होता है कुंडली, जैसे सांप कुंडली निवार लेता ऐसे। तो बीटा प्लेटेड ऐसा है, ये अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल है। अब अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल की शीटेड शेप बन जाएगी। ये शीटेड शेप बीटा प्लेटेड शेप है। अब आपको ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाई है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बीटा प्लेटेड है। ये है बीटा प्लेटेड। अब इसमें और प्राइमरी में क्या डिफरेंस है? तो देखो, वो बिल्कुल लीनियर थी, ये लीनियर नहीं है। वो जो शेप थी वो थी लीनियर शेप। देखो दिख रहा होगा आपको, दिस इज लीनियर शेप होती है इसकी। ठीक है, और ये क्या है देख लो, इसकी इस शेप का नाम है बीटा प्लेटेड। अब उसमें सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज था। देखो पेप्टाइड तो यहां भी है सबके बिटवीन, ये भी पेप्टाइड है, ये भी है, सब पेप्टाइड है। लेकिन यहां पे एक तरीके का इंटरेक्शन और है, जैसे कि यहां पर अमाइनो एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप होगा और यहां पर अमाइनो एसिड में NH ग्रुप होगा। तो इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट होकर वो जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बिटवीन आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो और पेप्टाइड लिंकेज भी हो, ये हो गई आपकी बीटा प्लेटेड शेप, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी में बीटा प्लेटेड की शेप ही होती है। अब यही वाली शेप इस फॉर्म में आ जाएगी
जब इसको स्टेबिलिटी मिलेगी, मॉलिक्यूल को, इस चेन को स्टेबिलिटी मिलेगी, तो ये कुछ इस तरीके की शेप बना देगी और इस शेप को बोलते हैं हम अल्फा हेलिक्स। तो अब देखो यहां पर ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसका नाम है अल्फा हेलिक्स। अब इन दोनों में कौन से ज्यादा स्टेबल होते हैं? याद रखना अल्फा हेलिक्स ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि यही अल्फा हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी जब इंट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बढ़ जाएगा, बहुत सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में ज्यादा हो जाएगा, तो अल्फा हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये है आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये है बीटा प्लेटेड शेप। तो ज्यादा स्टेबल ये है, इन दोनों में एग्जिस्ट करती है ये वाली स्ट्रक्चर जिसमें पेप्टाइड लिंकेज हो और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जैसे ये है CO ग्रुप, ये है NH ग्रुप। अब NH ग्रुप और CO में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे यहाँ पर CO और NH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये ऐसे ही बहुत सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये बन जाती है हमारी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। भाई नोट कर लो इसे, कभी मुझे बाद में बोलो नोट नहीं करने दिया, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर नोट कर लो। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है बेंडिंग ऑफ पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन टेक्स प्लेस। यहां पर हो जाती है बेंडिंग। क्या होती है यहां पर? बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ, उसमें होते लीनियर और इसमें होते बेंडिंग। और टर्शरी में हो जाती है बेंडिंग एंड फोल्डिंग, दोनों चीज, बेंड भी हो जाएगी और फोल्ड भी हो जाएगी, यहां सिर्फ बेंड होगी। चलो भाई करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इंटरेक्शन आ जाते हैं। जब बहुत सारे इंटरेक्शन हो तो टर्शरी बन जाएगी। सो व्हेन पेप्टाइड लिंकेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन भी बोल देते हैं इसको हम। डाइसल्फाइड, सल्फर सल्फर के बिटवीन डाइसल्फाइड लिंकेज, क्योंकि जिन एमाइनो एसिड में सल्फर सल्फर होगा वो टर्शरी बनाएंगे। डाइसल्फाइड लिंकेज होता है सल्फर टू सल्फर बॉन्ड। देखो इसमें क्या क्या, पेप्टाइड भी हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो जाएगा, डाइसल्फाइड भी हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो जाएगा। 4 तरीके के लिंकेज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs in the polypeptide chain। तो अब क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा फोर्स लग जाएगा जब डिफरेंट टाइप का चारों तरफ से। देन बेंडिंग एंड फोल्डिंग, बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ polypeptide chain takes place. This is called tertiary structure. This is called tertiary structure. अब देखो भाई, ये सेकेंडरी थी, अब ये सिर्फ बेंड हुई थी। अब यहां पे क्या है, ये पूरी की पूरी
फोल्ड भी हो जाएगी। जब स्ट्रक्चर बैंड भी हो जाए और फोल्ड भी हो जाए आपस में, ये हो जाती है टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो ये टर्शियरी है। अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें कई सारे बॉन्ड आ जाएंगे डिफरेंट टाइप्स के। पहले तो सिर्फ एक ही बॉन्ड था, अब बहुत सारे बॉन्ड आ जाएंगे। पहले कौन सा बॉन्ड था बेटा? पहले बॉन्ड था सिर्फ पेप्टाइड, फिर आ गया पेप्टाइड और हाइड्रोजन। अब पेप्टाइड और हाइड्रोजन के साथ आयनिक भी आ गया, और आयनिक के साथ साथ डाइसल्फाइड लिंकेज भी आ गया। दो तरीके के और बॉन्ड ऐड हो गए। तो अगर सिर्फ पेप्टाइड हो, ओनली पेप्टाइड, तो प्राइमरी। पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन तो सेकेंडरी। पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेकेंडरी। पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ सल्फाइड, डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड के साथ अगर आयनिक आ जाए, ये हो जाएंगे आपके टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में यही डिफरेंस है। मैं इसके कुछ स्ट्रक्चर एक बार क्वार्टरनरी और बता दूं, तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर और बता देता हूं आपको, फिर खत्म हो जाएगा। फिर चारों को एक बार दिखा दूंगा। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, चलो उसकी डेफिनेशन लिखो पहले यार एक बार, फिर रह जाएगी ये। इसको बना भी लेना बेल्डनिक को, ये बनाओ, फिर क्वार्टरनरी को बता के आपको दिखाता हूं टर्शियरी स्ट्रक्चर। चलो हो गया होगा। अब आ जाओ बेटा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या है? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में ये ही चारों बॉन्डेड है जो टर्शियरी में है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर टर्शियरी से बनी है, अगर टर्शियरी ना हो तो क्वार्टरनरी भी नहीं होगी। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइंड हो जाएंगी टर्शियरी वाली, ठीक है ना। तो व्हेन मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन, many polypeptide chain aggregated to form a complex structure. This is called quaternary structure. This is called quaternary structure. अच्छा, ये बहुत रेयर होती है, सब में नहीं होती है। This is not apply in all proteins. In all proteins. ये बहुत रेयर प्रोटीन है, बहुत रेयर स्ट्रक्चर है। सब प्रोटीन में ये वाले स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे कॉमन होती है प्राइमरी। प्राइमरी सब में होती है, फिर सेकेंडरी मिलती है, टर्शियरी मिलती है, लेकिन ये सबसे कम होती है। अब इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, आप ध्यान से देखना। देखो आप देखोगे इसको ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि पहले ये बैंड हुई, अब ये फोल्ड हो गई। तो मैंने जो अब ये बनाई है, ये बनाई है टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब जब टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत सारे आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे, एक और टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये इसी के साथ बॉन्ड हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, एक और टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये भी इसके साथ एग्रीगेट हो जाएगी। तो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे, एग्रीगेट होने का मतलब आपस में मिक्स हो जाना, चिपक जाना और एक सिंगल यूनिट बना देना, ठीक है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गए, ये बन गए हमारी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। आपको थोड़ा सा ये देखो आप, ये एनसीईआरटी का रिप्रेजेंटेशन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये रही, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये रही, टर्शियरी स्ट्रक्चर देखो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लीनियर, ये अल्फा हेलिक्स है,
ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, यहाँ बेंड हुई और फोल्ड भी हो गई। ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत सारी कंबाइंड हो जाती है। ये है आपकी, ठीक है। ये प्रोटीन के सोर्सेज मैंने आपको बताए थे, ये इसकी स्ट्रक्चर्स हो गई। अब आ जाएंगे क्लासिफिकेशन नंबर 2 पर और फिर बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक। चलिए इसे बना लो भाई और लिख लो। हो गया बेटा, चलो करते हैं आगे। तो अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन नंबर 2। क्लासिफिकेशन on the basis of molecular shape, classification on the basis of molecular shape। तो मोलिकुलर शेप के बेस पर क्लासिफिकेशन, तो ये दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। एक तो है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो ये बस दो टाइप के हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो शेप के बेस पर बता देता हूं। नंबर 1 फाइब्रस प्रोटीन। चलो दोनों को एक साथ ही बता देता हूं, ठीक है, दोनों को एक साथ बताता हूं। ऐसा कोई शहर नहीं जर्द जाट का कहर नहीं, पानीपत का। चलो भाई, व्हेन अमाइनो एसिड मोलिक्यूल्स join together to form a linear थ्रेड लाइक, थ्रेड का मतलब धागा, लीनियर बिल्कुल सीधी धागे की तरह, थ्रेड लाइक शेप, दिस इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। तो अगर अमाइनो एसिड कंबाइन होके एक लीनियर स्ट्रक्चर बना दे थ्रेड लाइक धागे की तरह, तो इसे बोलेंगे हम फाइब्रस प्रोटीन। When amino acids join together and form a spherical shape, this is called ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब इसके बारे में तीन डिफरेंसेस और बताऊंगा। एक तो इनके बताऊंगा कौन सोल्यूबल है कौन इनसोल्यूबल है वाटर में। तो ये वाले वाटर इनसोल्यूबल है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों में कौन वाटर इनसोल्यूबल है, तो फाइब्रस प्रोटीन इज water insoluble, it is insoluble in water।
ग्लोबुलर प्रोटीन इज soluble in water। तो ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर में सोल्यूबल है। नेक्स्ट, इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है केराटिन फाउंड इन हेयर। हमारे हेयर में, नेल्स में जो प्रोटीन होता है वो होता है फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। और जनरली टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये नहीं होती, इट इज नॉट फाउंड इन टर्शियरी स्ट्रक्चर, इट इज नॉट फाउंड इन। अच्छा, एक चीज और, हमारी मसल्स में एक प्रोटीन होता है मायोसिन, मायोसिन, मायोसिन फाउंड इन मसल्स। हमारी मसल्स में एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है मायोसिन। ये दोनों फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। और नो टर्शियरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं होती है, इनमें होती है ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसमें टर्शियरी इन्वॉल्व होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, टर्शियरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। कौन कौन होते हैं यहां पर एग्जाम्पल इसके? आपने सुना होगा एंजाइम्स, एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये क्या हो जाते हैं एंजाइम्स? पॉलीपेप्टाइड चेन, एक की टेल और एक का हेड दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे और इस तरीके की स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ये है आपके एंजाइम्स, कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन बना देंगे। आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ये आपकी ब्लड में पाई जाने वाली प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन। तो अब आपको पता चल गया होगा ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसे नोट कर लो, फिर कराता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, फिर हो जाएगा प्रोटीन फिनिश्ड, और इसके बाद कराऊंगा विटामिन्स, और उसके बाद कराऊंगा एंजाइम्स, और फिर उसके बाद हो जाएगा खत्म आज का काम। हो गया भाई? चलो बेटा नेक्स्ट। आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, दो इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं। प्रोटीन की दो इंपॉर्टेंस बताओ, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस। तो जब बॉडी को इमरजेंसी में एनर्जी की जरूरत होती है तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी का भी काम करता है। ऑल्दो जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट ही है, बट जब बॉडी को जरूरत होती है तो वो प्रोटीन से भी एनर्जी, प्रोटीन से भी एनर्जी को कन्वर्ट कर लेगा, एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। तो इट कैन एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन बॉडी नीड्स। तो जब बॉडी को जरूरत होगी तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेगा। दूसरा, ये मसल्स की फॉर्मेशन में, रिपेयरिंग में इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यू के फॉर्मेशन में, रिपेयर में इसका रोल है, ठीक है।
ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में इसका रोल है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हार्मोनल प्रोटीन भी होती है, हार्मोनल प्रोटीन्स भी होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी होती है और हार्मोनल्स भी होती है। इंसुलिन और it is the structural composition of hair and nails। तो हमारे हेयर और नेल्स प्रोटीन से बनते हैं, इनकी डेफिशिएंसी होते ही इनकी ग्रोथ में कमी आ जाएगी। नंबर 6, इसलिए प्रोटीन रेगुलरली लेते रहा करो। तो बस बहुत है, हमारी बॉडी में इतने प्रोटीन्स के रोल है, 5 लिख लेना काफी है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। और ढूंढना चाहते हो तो और देख लेना। तो ये हो गए भाई हमारे प्रोटीन खत्म। अब बेटा हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है एंजाइम। पार्ट पहला हुआ था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया था हमारा एमाइनो एसिड, तीसरा मैंने करा दिया आज प्रोटीन। तो नंबर 4 पे करेंगे पार्ट 4 और इसका नाम है एंजाइम्स। और इसमें टाइम नहीं लगेगा, एक ही क्लास में हो जाएगा। पार्ट 5 में करेंगे हम विटामिन्स और पार्ट 6 में करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। चैप्टर फिनिश्ड। तो एंजाइम्स को करा देता हूं मैं, ठीक है, और विटामिन्स को करा देता हूं, फिर ज्यादा टाइम नहीं बचे लगेगा। इसके बाद केवल एक ही लेक्चर आएगा, ठीक है। तो एंजाइम्स, इसको थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है। तो एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो एंजाइम्स है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। These are produced by our body। तो ये हमारी बॉडी में बनते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। जैसे ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, एंजाइम्स का काम करना स्टार्ट हो जाता है। विदाउट एंजाइम आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। सो those substances which enhance the rate of biological reactions are called एंजाइम्स। तो वो सब्सटेंस जो बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को एनहांस कर देंगे, रेट को बढ़ा देंगे, उसे बोलेंगे हम एंजाइम्स। इसी वजह से इनको बोलते हैं हम आर ऑल्सो कॉल्ड, एंजाइम्स को हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। इनके बिना तो भाई एक दिन भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पूरे फूड का डाइजेशन ही एंजाइम्स की वजह से होता है। एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। अब देखो कौन कौन से रिएक्शंस हैं। सपोज करो मेरे पास, अच्छा ये वर्क कैसे करते हैं। तो एंजाइम्स combined with molecules called substrate। तो एंजाइम्स जिन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होते हैं उन्हें बोलते हैं हम सबस्ट्रेट। तो सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइंड होके एक
कॉम्प्लेक्स बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है एंड फाइनली एंजाइम अलग हो जाता है हमारा और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है। इसके जो मैकेनिज्म होता है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लॉक एंड की। लॉक एंड की हाइपोथेसिस मैकेनिज्म, इसका लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है। दिखा रहा हूं मैं आपको लॉक एंड की मैकेनिज्म कैसा होता है इसका। देखो कुछ कुछ ऐसा होता है, ये हमारा एंजाइम है। अब आपने देखा होगा एंजाइम कुछ कुछ ऐसा है जैसे कि की, इसमें एक्टिव साइट होती है, ये है हमारी एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट पर आकर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो आकर अटैच हो जाएगा, ये बना देगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर डिसोशिएट हो जाएगा, एंजाइम अलग निकल जाएगा ऐसा कैसे ही बाहर, और आपके दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे अलग अलग। कुछ कुछ ऐसे समझो, ये हमारा एंजाइम, इसके सरफेस पे ये है एक्टिव साइट्स और ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है सुक्रोज। अब ये सुक्रोज मॉलिक्यूल इन एक्टिव साइट्स पर आके बाइंड हो जाएंगे। इसी वजह से ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, सब मॉलिक्यूल आके यहाँ फिट नहीं हो सकते। जैसे एक लॉक एक पर्टिकुलर चाबी से ही खुल सकता है, ऐसे ही एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ ही कंबाइंड हो सकता है। तो यहाँ पर सुक्रोज के मॉलिक्यूल कंबाइंड हो गए, अब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद ग्लूकोज फ्रक्टोज अलग, एंजाइम ऐसा कैसे बचा। तो इसका कुछ कुछ ये मैकेनिज्म होता है लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसकी रिएक्शन होती है। अच्छा देखो भाई, ऐसा कोई शेर नहीं ज्यादा डांट का कह नहीं। चलो बेटा देखो, मेरे पास है C12H22O11, ये है सबस्ट्रेट। अब इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो मैं इसमें डालूंगा एंजाइम इनवर्टेज। अब याद रखना जिसके लास्ट में एज लगा होगा वो होते हैं एंजाइम, और जिसके लास्ट में ओज लगा होगा जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ओज लगा होगा, ये होते हैं हमारे शुगर या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये डिसोशिएट हो जाएगा C6H12O6 ग्लूकोज में, C6H12O6। तो एंजाइम इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही, ये वाला एंजाइम इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही अपनी एक्टिव साइट पर आने देगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा और फिर वापस बाद में तुम्हारे प्रोडक्ट कंप्लीट बाहर निकल जाएंगे और एंजाइम ऐसा कैसे ही बच जाएगा। तो एक कैटलिस्ट है, रिएक्शन में खुद चेंज नहीं होते बिल्कुल भी, जैसे हैं ऐसे रहेंगे। अब जैसे मेरे पास ये है C12H22O11, ये माल्टोज है, माल्टोज। तो इसमें आप कौन सा एंजाइम डालोगे? इन्वर्टेज डाल सकते हैं? नो, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, तो इसमें आपको एंजाइम डालना पड़ेगा माल्टेज। तो माल्टेज एंजाइम डालोगे तो ये बन जाएगा C6H12O6 और ये दोनों यूनिट होंगी ग्लूकोज की। तो ये है हमारा एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होके केमिकल रिएक्शन को, रेट को एनहांस करेंगे। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics number 1, these are highly specific. These are highly specific. Specific का मतलब है these cannot be used in all reactions. One enzyme can use only a particular substrate. दूसरा, they can act at a particular pH, एक पर्टिकुलर pH पे ही एक्ट कर सकते हैं। दे कैन एक्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो इनको काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम्स के, कर लेना है। तो लास्ट करते हैं बेटा अब हम नंबर 4
नंबर 4 नहीं, पार्ट 5 वाइटामिन्स। एक बार इसे नोट कर लो, कभी मुझे बोलो कि नोट नहीं करने दिया। यहीं से तो शुरू है, ये रहा, कर लो, धीरे धीरे करा देता हूं। चलो यार, विटामिन्स करते हैं नेक्स्ट क्लास में और न्यूक्लिक एसिड भी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये दोनों नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा और फिनिश हो जाएगा हमारा चैप्टर। तो बायोमोलिक्यूल्स नेक्स्ट क्लास में 100% फिनिश कर दूंगा और उसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इनकी टेंशन ना लो बिल्कुल भी। 5-5 लेक्चर में हो जाएंगे तीनों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। 1 घंटा हो गया।